14 सितंबर सन 2020 यूपी के हाथरस में एक दलित युवती के साथ 4 युवकों ने गैंगरेप जैसी घृणित घटना की। बताया जाता है कि युवती अपनी मां के साथ खेतों पर काम करने गई थी। मां बेटी से कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन जब मां लौटकर बेटी को ढूंढने आती है तो बेटी को उसके स्थान पर नहीं पाती है। बताया ये भी जा रहा है कि ये घटना जातीय रंजिश की वजह से भी हुई है और उस युवती की सफदरगंज अस्पताल, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में मौत हो चुकी है। उसके बाद कई अलग अलग एस्पेक्ट आपने देखे हैं न्यूज़ चैनल्स पर कि सरकार और सरकारी तंत्र किस तरीके से इस घटना को देख रहा है, लेकिन आज हम इस पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि निर्भया जैसे कांड के हो जाने के बाद क्या हमारे देश में रेप जैसी घटनाएं बढ़ी हैं या घटी हैं। आइए आज हम इस बारे में जानते हैं कि हमारे देश में क्या है स्थिति। निर्भया के बाद भी हमारे देश में रेप में कोई खास बदलाव नहीं आया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसकी हर 2 साल में भारत में हो रहे अपराध को लेकर के आंकड़ों की एक रिपोर्ट आती है, 2018 की उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में महिलाओं पर हो रहे अपराध में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि ये अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि हमारे देश में बच्चों पर हो रहे अपराध भी साल दर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत में हर चौथी महिला जो रेप से पीड़ित है एक माइनर है और टोटल रेप विक्टिम्स में 27.8% ऐसी बच्चियां हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो 18 साल से नीचे हैं, जिसमें 6 साल से नीचे की बच्चियां भी शामिल हैं। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि रेप जिन जिन अलग अलग परिस्थितियों के तहत रजिस्टर्ड हुआ है, उनमें पुलिस की कस्टडी में किसी पुलिस कर्मी के द्वारा, जेल के किसी स्टाफ या मैनेजमेंट के द्वारा, यहाँ तक आर्म फोर्स के किसी मेंबर द्वारा भी किया गया है। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है कि जब हमारे रक्षक ही हमारे भक्षक बन जाएं। और हम बात करते हैं संस्कारों और संस्कृति के देश की। ये बातें एक बेमानी सी लगती हैं जब हम इन आंकड़ों की तरफ देखते हैं। इंडिया में हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स को इंडियन वुमेन्स के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ माना जाता है। यहाँ तक दिल्ली जैसे स्टेट को तो रेप कैपिटल तक कहा जा चुका है। भारत में हर 15 मिनट में एक बलात्कार की घटना होती है और हमारी सरकारें बात करती हैं जीरो टॉलरेंस की। मैं अपनी सरकारों से प्रश्न करना चाहता हूं, जब आपने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है अपराधों पर, तो ये अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से ये कहते हुए नजर आते हैं, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इस देश में जहां पर मर्डर से ज़्यादा रेप होते हों वहां नारियां पूजी जाती हैं। ये बात कहना ही उस सूक्ति का मजाक बनाने जैसा लगता है। इस देश की महिलाओं की कंडीशन के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो वो हैं इस देश की महिलाएं खुद। जरा सोचकर बताइए कि आप में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू पर वोट देकर के आती हैं। आप में से कितनों के लिए वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी जैसे मुद्दे मायने रखते हैं वोट देते समय। मुझे नहीं लगता कि मेरे देश में 10 से 15% से ज़्यादा महिलाएं खुद के पॉइंट ऑफ व्यू पर वोट देती हैं। ज़्यादातर महिलाएं अपने पिता, पति या परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू पर वोट देती हैं और उन्हें लगता है कि वो ही पॉइंट ऑफ व्यू उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जब तक आप एक पितृसत्तात्मक सत्ता की सोच वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर वोट देकर के आएंगी, तब तक आपके नेताओं के लिए भी आपके मुद्दे मायने नहीं रखेंगे। जब तक आप अपने नेताओं को ये एहसास नहीं कराएंगी कि एक वुमन एम्पावरमेंट और वुमन सेफ्टी जैसा मुद्दा किसी धर्म और जाति की रक्षा से ज़्यादा बड़ा है, तब तक वे नेता भी आपके लिए कोई महत्व आपका नहीं समझे। इसके साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम और है हमारे देश की महिलाओं के साथ कि वो खुद एक महिला होकर एक रेप विक्टिम को दोषी मानने लगती हैं। जैसा कि निर्भया और उन्नाव रेप पीड़िता के केस में हुआ। निर्भया के समय कई महिलाएं ऐसा कहती हुई मिली कि वो रात में क्यों निकली, एक पुरुष मित्र के साथ क्यों घूम रही थी। ऐसे प्रश्न कई महिलाओं ने उठाए। वहीं उन्नाव रेप पीड़िता जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर का केस हुआ, उस केस में
एक बड़े पॉलिटिकल एजेंडे के तहत महिलाओं ने ये प्रश्न उठाया कि उसका चरित्र ही तो कहीं खराब नहीं है, या कई महिलाओं ने उसके चरित्र पर ही प्रश्न चिन्ह उठाए। जब आप एक महिला होकर किसी दूसरी महिला के साथ नहीं खड़ी होती हैं तो आपको ये एक बात पहले से मान लेनी चाहिए कि कल ईश्वर न करे आपके साथ कोई घटना घटती है तो कोई महिला आपके साथ नहीं खड़ी होगी। रेप विक्टिम्स की इस हालत के लिए अगर और कोई जिम्मेदार है तो वो है हमारा समाज। हमारा समाज हमेशा एक पितृसत्तात्मक सोच वाली सत्ता के साथ जीता आया है, जहां पर महिलाओं को हमेशा किसी न किसी तरीके से पुरुषों से दोयम मान लिया जाता है। और उसके साथ में हमारे देश के नेता जिस तरीके का बयान देते हैं वो बयान एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करता है कि रेप जैसी घटना में अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो एक महिला ही होगी। इसी तरीके का एक बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। ममता दीदी कहती हैं, अर्लियर इफ मेन एंड वुमेन हेल्ड हैंड्स दे वुड गेट कॉट बाय पेरेंट्स एंड रिप्रिमेंडेड, बट नाउ एवरीथिंग इज सो ओपन, रेप्स हैपन बिकॉज मेन एंड वुमेन इंटरेक्ट फ्रीली। मतलब कि पहले के समय में जब अगर पुरुष और महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ने पर भी माँ बाप द्वारा पकड़े जाते थे और उन्हें फटकार लगाई जाती थी, लेकिन अब सब बहुत खुल गया है। बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि पुरुष और महिलाएं खुलकर बातचीत करते हैं। ये बयान रेप जैसे अपराध को एक तरीके से लेजिटिमाइज करते हैं और एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं कि पुरुष और महिला खुल करके बात कर रहे हैं इसलिए अपराध बढ़ते हैं। ममता दीदी, आपकी इस सोच के कारण हमारे देश की जो रेप विक्टिम्स हैं लोग उन्हीं को दोषी मानने लगते हैं। लोग अगर पुरुष और महिला खुलकर बात कर रहे हैं इस कारण अपराध होते हैं। ये सोच है हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इसी तरीके का एक बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। मिस्टर भागवत कहते हैं, रेप टेक प्लेस इन सिटीज एंड नॉट इन विलेजेस, वुमेन शुड रिफ्रेन फ्रॉम वेंचरिंग आउट विथ men other than their relatives. Such incidents happen due to the influence of western culture and women wearing less clothes. मतलब रेप शहरों में होते हैं, गांवों में नहीं। महिलाओं को अपने रिश्तेदारों के अलावा बाहर किसी और पुरुष के साथ जाने से बचना चाहिए। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित और कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं के कारण ये घटनाएं होती हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भागवत जी, आप जो ये शहरों गांवों की थ्योरी दे रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को ब्लेम कर रहे हैं और कम कपड़ों को ब्लेम कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा कि उस 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल की बच्ची ने किस तरीके से कम कपड़े पहने थे, या वो किस तरीके से वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थी जो उसके साथ ये घटना घट गई। इस तरीके के बयान सिर्फ और सिर्फ रेप जैसी घटना को लेजिटिमाइज करते हैं और विक्टिम को ही दोषी मान लिया जाता है। ऐसे बयान देने से हमारे नेताओं को बचना चाहिए। इन बयानों के कारण जो पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है उसके कारण ही बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इसे एक्सेप्ट करने से बचती हैं। इसके साथ साथ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, पुलिस और कोर्ट प्रोसीजर एक विक्टिम को बुरी तरीके से भीतर तक तोड़ के रख देता है। सीआरपीसी सेक्शन 154 कहता है कि किसी एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा रेप, सेक्सुअल हरासमेंट और एसिड अटैक जैसे एफआईआर दर्ज किए जाने चाहिए, लेकिन हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ 7.28 की वुमेन पुलिस की स्ट्रेंथ है। और इसके साथ साथ बलात्कार विरोधी कानून की पुलिस को जानकारी भी कम है और पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करने से बचती है। हालांकि इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सी लोग झूठी जानकारी, झूठी एफआईआर दर्ज कराने आते हैं, इस वजह से पुलिस नहीं एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन कई बार विक्टिम के बयान पर भी शक किया जाता है जो कहीं ना कहीं एक्यूज़ को इस चीज़ का फ़ायदा देता है। बात करें मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की तो प्रोफेशनल मेडिकल पर्सन विक्टिम को 2 फिंगर टेस्ट जैसी शर्मिंदगी भरी चीज़ से गुजरने के लिए मजबूर करते हैं। 2 फिंगर टेस्ट एक ऐसी इलॉजिकल चीज़ है जो विक्टिम की डिग्निटी, प्राइवेसी और मेडिकल कंडीशन पर उतना ही ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं जितना कि एक रेप। एक डॉक्टर से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमसे हमदर्दी रखेगा और हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को समझेगा, लेकिन ये 2 फिंगर टेस्ट जैसी इलॉजिकल चीज़ों को करने के बाद एक मेंटेलिटी समझ में आती है लोगों की, एक मेंटेलिटी डॉक्टर्स की समझ में आती है कि वो किस तरीके से देखते हैं एक रेप विक्टिम्स को।
इसके साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारा कोर्ट प्रोसीजर। हमारे कोर्ट का कन्विक्शन रेट एक बड़ी प्रॉब्लम रहा है हर एक विक्टिम के साथ। और रेप केसेस में अगर बात करें कन्विक्शन रेट की तो सिर्फ 27.2% कन्विक्शन रेट है रेप केसेस का। एनसीआरबी 2018 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 1,56,327 रेप पर केसेस में ट्रायल चला, जिसमें 17,317 केसेस पर ट्रायल पूरा हुआ, लेकिन सिर्फ 4,708 लोगों को सज़ा हो पाई। मतलब साफ है कि प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉब्लम हमारे लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में है। इस चीज़ में एक बड़ा डिफरेंशिएशन है। बाबा साहब अम्बेडकर की कही हुई बात मुझे हमेशा याद आती है। उन्होंने कभी कहा था कि किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले लोग ईमानदार होंगे तो वो दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब साफ है कि अगर किसी कानून को लागू करने वाले लोग ईमानदार होंगे तो आपको न्याय बहुत जल्दी मिलेगा, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले लोग ईमानदार नहीं हैं, उनकी मंशा अच्छी नहीं है, तो कोई कानून या कोई संविधान का पन्ना उठ करके नहीं आएगा जो आपको बचाने के लिए आएगा। उसे लागू करने वाले लोग ही आप पर लागू करेंगे ईमानदारी से अगर, तो आपको न्याय जल्दी मिलेगा। और अगर ईमानदारी से लागू नहीं करते हैं तो फिर आप पेपर पर कितना भी सख्त कानून क्यों ना बना लीजिए, कभी आपको न्याय समय से नहीं मिलेगा। इंडिया में अपराधों की स्वीकृति इतनी आसानी से कैसे हो जाती है? एक शब्द प्रयोग किया जाता है हमारे नेताओं के लिए, जनप्रतिनिधि। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जनता द्वारा चुन करके संसद में भेजा जाता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है, या फिर जनता की उनमें झलक दिखाई देती है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जनप्रतिनिधि। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट कहती है कि 2019 के इलेक्शन में जीतकर आए सांसद 2014 के इलेक्शन में जीतकर आए सांसदों की अपेक्षा 43% ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। टोटल 233 सांसद ऐसे हैं हमारे सदन में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, जिसमें बीजेपी के 116, कांग्रेस के 29, जेडीयू के 13, डीएमके के 10, टीएमसी के 9 ऐसे सांसद हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। मतलब साफ है कि हमारे देश में अपराध को बड़ी आसानी से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है कि 16 मई को बाद जब चुनाव का नतीजा आएगा, नई सरकार बनेगी। नई सरकार के बाद ये जितने पार्लियामेंट के चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन फॉर्म में उन्होंने लिखा है किसने कितना गुनाह किया है, किस पर कितने केसेस चलते, सब है ना, आता है ना जमाना में। मैं पहला एक कमेटी बनाऊंगा और मैं कहूंगा जो जितने आज जीत हैं, जरा किस किस पर कौन कौन से गुनाह जरा निकालो। उसमें भाजपा वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एनडीए वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी को नहीं छोड़ूंगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा इन पे तत्काल केस चलाओ। हम बात करते हैं हमेशा एक साफ सुथरी छवि वाले नेता की, हमेशा एक ईमानदार छवि वाले नेता की, लेकिन जब हम वोट करने जाते हैं इलेक्शन में तो शायद इन सब मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं होता है। हम किन्हीं और मुद्दों पर देख रहे होते हैं और इन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। सबसे बेसिक नीड अगर किसी चीज़ की है हमारे सिस्टम में तो वो है हमारी वुमेन पुलिस। गवर्नमेंट को लगातार हमारी वुमेन पुलिस को बढ़ाना होगा इन मामलों में, और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है पुलिस की। जैसे उनकी कानून में जानकारी, बलात्कार विरोधी कानून को लेकर के उनकी जानकारी को बढ़ना, उनके बिहेवियर में चेंजमेंट लाना, और एक असली रेप विक्टिम और एक झूठा आरोप लगाने वाले के बीच में पुलिस अंतर को समझ सके, इस स्किल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को उनके ट्रेनिंग में प्रोग्राम चलाना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे कोर्ट को कन्विक्शन रेट बढ़ाने होंगे और गवर्नमेंट को फास्ट ट्रैक कोर्ट के नंबर में भी लगातार बढ़ाते रहना होगा हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। रही बात हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक सपोर्ट की।
एक रेप विक्टिम को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है सोशल सपोर्ट। हमें एक रेप विक्टिम का सोशल सपोर्ट करना होगा। इसके साथ साथ दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका ध्यान हमें रखना होगा कि हमारे प्रतिनिधि कैसे चुन करके आ रहे हैं। कम से कम बुरी छवि वाले, क्राइम रिकॉर्ड वाले, खराब छवि वाले नेता तो हम चुन करके अपने समाज में ना लाएं। इस चीज़ का हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, तभी ये समाज बेहतर होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके इसलिए इसको शेयर करें। धन्यवाद।